अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नोमेनक्लेचर को स्टडी किया था कि नोमेनक्लेचर में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को किस तरह से नाम देते हैं, और उसमें हमने आयोपिक सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया था क्योंकि हमारा जितने भी रिएक्शंस होने हैं उन तमाम रिएक्शंस में हमें रिएक्टेंट्स को एक प्रॉपर नाम देना होगा और प्रोडक्ट्स को भी एक प्रॉपर नाम देना होगा। और वो जो नेमिंग मेथड होता है वो हम आयोपिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, आयोपिक सिस्टम का दूसरा नाम होता है साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड तो एक ऐसा मेथड होता है जिसको ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो भी हम यहाँ पे नाम देंगे, आप जिस भी कंट्री के अंदर जाएंगे उस कंपाउंड का वही नाम होगा। तो इस वजह से हम रिएक्टेंट्स जब भी लिखेंगे या प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे उन सब के अंदर हम उसको एक प्रॉपर नाम देंगे जो उसका बनता होगा। तो इस वजह से हमने नोमेनक्लेचर के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया था। और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं किया है तो काइंडली उनको जो है उनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें आप लोग, और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर रिएक्शंस हैं। अगर आप इस चैप्टर के रिएक्शंस को समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। इस वजह से फ़र्स्ट रिएक्शन से ही आप लोगों ने इसको समझना शुरू करना है और आपने उसके अंदर लॉजिक्स देखनी है, रीजंस देखनी है कि कोई रिएक्शन है उसमें बॉन्ड्स अगर कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो किस वजह से हुआ है, और अगर देखना कि जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके ऐड होने से आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कौन सी चेंजेस आ रही हैं। तो अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये होता है कि जो आपने रिएक्शन लिखा तो एक रिएक्शन है उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि आपने फर्स्ट में एक स्टेप बनाया फिर उसी को एज ए रिएक्शन लेके फिर से उसका प्रोडक्ट तैयार किया, मतलब डिफरेंट स्टेप्स पे जो है ये रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं। तो हर एक जो प्रोडक्ट बनेगा हर एक स्टेप के ऊपर एक उसका एक प्रॉपर नेम होता है और उसी से ही हर एक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिस तरह आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए थे सेपरेट, तो यहाँ पे मे बी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना दूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपका एक रिएक्शन उसके डिफरेंट मेथड से आपसे पूछा जा सकता है एज अ क्वेश्चन। तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल होंगे मैं साथ साथ बताऊँगा, आप लोगों ने इनको नोट करना है और अपनी बुक को साथ साथ प्रिपेयर करना है और साथ साथ इनको हैंडल करना है, समझना है, देखना है और इनको पर टाइम लगाना है। स्टार्ट में ही जैसे आप लोगों को रिएक्शन समझ आ जाएंगे फिर आप उनको टाइम नहीं लगेगा इसको प्रिपेयर करने में, तो आप बड़ी आसानी से इनको हैंडल कर लेंगे। आप लोगों ने रिएक्शन उसका लेक्चर देखना है, आप लोगों को यही पे पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स कैसे तैयार होने हैं। तो स्टार्ट में आप लोगों ने इसके ऊपर टाइम लगाना है और इसके ऊपर जो है इसको समझना है। तो फर्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को प्रिपेयर करने के मेथड्स हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि अल्केन से रिलेटेड कुछ जनरल कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए कि हमें पता हो कि अल्केन क्या चीज़ होती है और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। अब सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज़ है अल्केन के। अल्केन का एक दूसरा नाम भी है। अल्केन को अल्केन की बजाय हम एक और नाम से भी डिनोट करते हैं जो कि है पैराफिन्स। पैराफिन्स ये दो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, पैरा एंड फिन्स। पैरा का मतलब होता है लेस और फिन्स जो वर्ड है ये एफिनिटी से। तो पैराफिन का मतलब क्या हुआ, पैराफिन का मतलब होता है लेस एफिनिटी। एफिनिटी को एक और नाम से भी डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या होगा, पैराफिन्स का मतलब क्या, लेस रिएक्टिव। तो आपके पास तो अल्केन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। उसकी रीज़न क्या होगी, ये साथ साथ हम ये जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है जब हम इनकी रिएक्टिविटी स्टार्ट करेंगे अल्केन की तब वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब देखें प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, इनके जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर और 8 के अंदर भी आप लोगों को ये बता दिया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हों या इनको यूज़ करके इनकी जो है इन्हीं से कोई नया प्रोडक्ट हम तैयार करें जिसको डेराइव्ड प्रोडक्ट्स बोला जाता है, तो वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल देखिए, जिस तरह आपके पास जो मेजर टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, 2 होती थी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वो जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, जैसा कि अल्केन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे जिनको हम सिग्मा बॉन्ड्स का नाम देते हैं। और दूसरा जो है अनसैचुरेटेड, उनमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं
तो उनको हम नाम देंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का। अब देखें अल्केन की हम बात कर रहे हैं। अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी टाइप्स हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, उनमें से सबसे सिंपल फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी होगी? अल्केन। ठीक है ना, किसकी सिंपल फॉर्म की बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंपलेस्ट फॉर्म किस चीज़ की है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो क्या होगी? अल्केन होगी। ठीक है ना। उसके बाद ये जो अल्केन है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि अल्केन से रिलेटेड होंगे, उन सब के अंदर आपको सिर्फ 2 एटम्स नजर आएंगे, कार्बन या हाइड्रोजन। ठीक है। अब उसके बाद जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का, जनरल फार्मूला कौन से है? CnH2n+2। इस जनरल फार्मूले का मतलब क्या होता है? इसका मैंने आपको पहले भी यूज़ बताया था कि इसका ये होता है कि CnH2n+2 आपके पास ये जनरल फार्मूला, ये आपको हेल्प करेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने में। फॉर एग्जांपल आपको एक नाम दिया जाता है, आपसे कहा गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंटेन। ठीक है ना, पेंटेन आपके सामने है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये अल्केन की प्रॉपर्टी में है? इससे आप किस तरह पता लगाएंगे? लास्ट 3 वर्ड्स ANE आपको लास्ट में नजर आ रहा है, मतलब क्या है? ये अल्केन की टाइप का ही कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा अल्केन से रिलेटेड होगा। अल्केन का मतलब क्या कि कार्बन कार्बन के दरमियान में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। ठीक है ना। अब दूसरा पेंट वर्ड है, पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन, पेंटा, ये 5 कार्बन से रिलेटेड होता है। अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे इस जनरल फार्मूला के ऊपर, ये जो 5 है ना, इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो 5 हैं, ये आपके पास जनरल फार्मूले के अंदर वैल्यू होगी n की। ठीक है ना, 5 इज़ द वैल्यू ऑफ n इन द जनरल फार्मूला। अब आप इस जनरल फार्मूले को अप्लाई करें, जहाँ पे n लिखा हुआ है आप वहाँ पे 5 लिखें और आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करें। अब देखें यहीं पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको। Cn है, n की जगह n की वैल्यू कितनी आ रही है? 5, तो आपके पास बनेगा C5। ठीक है, n की जगह पे 5। और उसी तरह H का H आपने लगाया, साथ है 2n, 2 तो वैसे का वैसा रहेगा, और n की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पे भी आपने 5 बताना है। 2 × 5, आगे है प्लस, तो आपने प्लस का साइन लगाना है। आगे लिखा हुआ है 2, तो 2 का 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा? C5 वैसे का वैसा, H 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 + 2, तो टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे? C5 H 10 था प्लस 2 है, इसको प्लस करें 12, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा अल्केन का? C5H12। इस तरह से हम जनरल फार्मूलाज को अप्लाई करके उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बनाते हैं, फिर इन्हीं से हम उनके स्ट्रक्चर्स को बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम सेटिस्फाइड, कि जो कार्बन एटम्स होंगे जो अल्केन के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उनमें जो आपके पास कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम इज़ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने तैयार करना था जो कि अल्केन की प्रॉपर्टी, अल्केन से रिलेटेड है। आपने कार्बन एटम्स तो लगा दिए, तो लेकिन कार्बन एटम की वैलेंसी किस तरह होनी चाहिए कि कार्बन एटम की वैलेंसी को किस तरह आप सेटिस्फाई करेंगे? उसके अंदर आपने सिंगल बॉन्ड सारे लगाने हैं जिस तरह से भी अटैच हो। तो कार्बन की वैलेंसी को दूसरा एटम कौन सा हम यूज़ करते हैं जो उसकी हेल्प करता है कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है? हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या हुआ कि कार्बन एटम जिस तरह से भी अटैच होगा तो वो किस बॉन्ड के ज़रिए अटैच होगा? सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उनको हम क्या नाम देते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो अल्केन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। उसके बाद अगर हम अल्केन का कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हैं तो आप जब उसके अंदर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर मौजूद है, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट ईयर में 3 टाइप्स पढ़ी थी। इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से रिलेटेड 3 टाइप्स को स्टडी किया था, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम अल्केन के कंपाउंड्स जितने भी तैयार करेंगे उनमें कार्बन की कौन सी हाइब्रिड स्टेट होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन अल्केन के तमाम कंपाउंड्स में पाई जाती है। ठीक है ना, जो कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन होंगे, उन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होती है। उसके बाद ज्योमेट्री क्या होगी? ये तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो उन सब में जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है ना, उसके 4 कॉर्नर्स होती है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, इस वजह से आपके पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल। और sp3 से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है।
अब लास्ट पे है कि अगर अल्केन की हम बात कर रहे हैं तो अल्केन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? तो अल्केन की सिंपलेस्ट फॉर्म है मीथेन। उसका जो फर्स्ट फार्मूला है मीथेन, वो आपके पास होगा अल्केन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? वो अल्केन है। और इस अल्केन की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। ये जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, ये जो सुई गैस होती है, उसका फार्मूला भी यही होता है, CH4 होता है, मीथेन। अब मीथेन का एक दूसरा नाम है मार्श गैस। मीथेन को ही, CH4 को ही मार्श गैस कहा जाता है। क्यों बोलते हैं इसको मार्श गैस? क्योंकि जब ये फर्स्ट इसकी डिस्कवरी हुई थी मीथेन की, तो साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट था कि ये मीथेन जो है ऐसे इलाके जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जिसको दलदली इलाके बोलते हैं या फिर मार्शी एरियाज़ कहा जाता है उनको, तो उनका ये कंसेप्ट था कि ये जो मीथेन गैस है वहाँ से निकलती है, उन एरिया से जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जहाँ जो दलदली एरियाज़ होते हैं वहाँ से ये गैस निकलती है। तो उसी हिसाब से उसका नाम पे रखा गया मार्श गैस। ये MCQs भी आता है पेपर में, काफ़ी दफ़ा ये पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मार्श गैस। ये MCQs है, इसको आप नोट कर लें कि मार्श गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन ही मार्श गैस है जिसका फार्मूला CH4 है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड्स कि हम अल्केन को तैयार करना चाहते हैं। तो अल्केन को तैयार करने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं जिनके थ्रू आप अल्केन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनमें से सबसे पहली टाइप कौन सी है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन किसकी करेंगे? हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की करेंगे। आज हम इसी हाइड्रोजिनेशन को डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन। हम किसकी रिडक्शन करेंगे? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे वर्ड आएगा, आप यहाँ पे नोट करेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की उसको आपने डिफरेंट मेथड से ट्रीट करना है। अल्काइल हैलाइड को एक तो आप उसकी रिडक्शन करके अल्केन तैयार कर सकते हैं, दूसरा हाइड्रोजिनोलाइसिस से आप जो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अल्केन की, तीसरा जो है आप अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स मेथड यूज़ करते हुए, वर्ड्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इसी अल्काइल हैलाइड को यूज़ किया था और उसने अल्केन को तैयार किया था, ठीक है। अब उसका आगे नेक्स्ट मेथड है। इन मेथड्स के आप लोगों को नाम आने चाहिए, ये एक प्रॉपर नेम्स हैं, ये नाम आने चाहिए। तो इन मेथड्स को ही हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको हम 2 मेथड्स एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब जहाँ भी आपको नजर आए तो डी का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना। कोई भी आपको जो प्रोडक्ट होता है वहाँ से कोई भी हम स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव करेंगे तो डी का मतलब आप ये याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है रिमूव करना। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला शायद आप लोगों को याद होगा। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है, अगर इसको ओपन करके लिखेंगे, बल्कि इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर इसको इकट्ठा लिखें तो ये होता है COOH। ये बॉन्ड फ्री होता है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ग्रुप हम अटैच करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है COOH। इसको बॉन्ड बना दें या इकट्ठा लग दें, OH को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, O∪H आप ओपन करके भी इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास ये जो फार्मूला नजर आ रहा है किस चीज़ का फार्मूला है? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम इसी को ट्रीट करेंगे, इसी को हम ब्रेक करेंगे। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रेक करना। हम इसी को ब्रेक करके एक मेथड है कि उसके थ्रू हम क्या करेंगे? अल्केन तैयार करेंगे। दूसरा मेथड है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये भी इसी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। कॉल्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करवाया और उसने एंड ऑफ द जो इनका प्रोडक्ट था उसने अल्केन को तैयार किया। नेक्स्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए, C∪O। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप होता है और इसको डिफरेंट वे में अटैच करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल कंपाउंड, इसका फार्मूला होता है C∪O। अब ये जो C∪O है, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करके हम इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी कार्बोनाइल कंपाउंड को इस तरह ट्रीट करता हूँ, जैसे देखें ये C∪O, ये सेम यही चीज़। अगर इसकी एक साइड पे मैं लगा देता हूँ H,
इस चीज़ को गौर से देखना है। C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है इसकी दोनों साइडों में से किसी एक साइड पे अगर आप हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देते हैं तो आपके पास ये जो बनेगा, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप बन चुका है इसको हम बोलेंगे फॉर्माइल। बल्कि यहाँ पे मैं एक और नाम यूज़ करता हूँ, आप इसको समझेंगे एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें आपको क्या चीज़ नजर आएगी, C डबल बॉन्ड O और उसकी एक साइड पे क्या आएगा, हाइड्रोजन एटम होगा। दूसरी जो साइड फ्री है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या कार्बन एटम भी हो सकता है, लेकिन एक साइड पे हाइड्रोजन एटम का होना लाजमी है। जब एक साइड पे हाइड्रोजन एटम आ जाएगा तो आप उसको क्या नाम देंगे, एल्डिहाइड का नाम देंगे। अगर इसको इस तरह से करते हैं, इसी कार्बोनाइल कंपाउंड को मैं इस तरह से अगर ट्रीट करूँ, फॉर एग्जाम्पल यही कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर कोई इस तरह करता हूँ कि C डबल बॉन्ड O, सेम ये चीज़, अब इसकी ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। अब इसकी बजाय दोनों साइडों के यहाँ पे क्या किया था हमने, एक साइड पे हाइड्रोजन एटम लगा दिया था ना, जिसकी वजह से एल्डिहाइड बना। अब यहाँ पे अगर दोनों साइडों पे कार्बन एटम्स आ जाएं, इसी C डबल बॉन्ड O की दोनों साइडों पे अगर कार्बन एटम्स आ जाते हैं तो आपके पास ये जो अब स्ट्रक्चर बनेगा, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, चाहे एक कार्बन लगे या 10 कार्बन आप लगा दें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देखना है कि इसी की दोनों साइडों पे कार्बन होना चाहिए। अब आपके पास ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे होंगे कीटोन। वो एल्डिहाइड था और ये जितने भी बनेंगे वो सारे कीटोन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप की आपको पहचान हो गई होगी। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कि यही C डबल बॉन्ड O जो है, अगर इधर से अटैच हो जाता है उसके एक साइड पे हाइड्रोजन एटम तो एल्डिहाइड, अगर उसकी दोनों साइडों पे कार्बन एटम अटैच होते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, कीटोन का नाम देंगे। नेक्स्ट आ जाता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने कुछ रीजेंट्स को, कुछ कंपाउंड जो हम रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, उनको इसने प्रिपेयर किया था ग्रिग्नार्ड नामी साइंटिस्ट ने। ये जो ग्रिग्नार्ड वर्ड है ये साइंटिस्ट नेम है, ग्रिग्नार्ड, ये साइंटिस्ट नेम है। इस साइंटिस्ट ने एक कुछ रीजेंट्स तैयार किए, उसको इसने यूज़ किया और डिफरेंट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इसने बनाए थे। उनमें से हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम जस्ट यहाँ पे उस अल्केन को तैयार करेंगे। इसी मेथड को यूज़ करते हुए, इन्हीं रीजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम जस्ट अल्केन को तैयार करेंगे। हम सिर्फ अल्केन से प्रिपरेशन का यहाँ पे मेथड देखेंगे। हमारी इसी बुक के अंदर जो है चैप्टर नंबर 10 के अंदर इसकी मुकम्मल डिटेल है ग्रिग्नार्ड एजेंट की, वहाँ हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ हमारा सिर्फ 1 से 2 रिएक्शन होंगे, ठीक है। अब हमारे ये मेथड्स हैं, इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हम अल्केन को तैयार कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला मेथड क्या था, हाइड्रोजिनेशन। अब हम हाइड्रोजिनेशन को यहाँ पे स्टार्ट लेंगे। सबसे पहली चीज़ है, जो भी हम रिएक्शन लें उसका सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है कि आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेन करना है और उसका रिएक्शन लिखना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दो, जितने भी रिएक्शंस हम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं अक्सर ऐसे हमारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है, कैटलिस्ट वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को स्पीड अप करें उनको हम कैटलिस्ट का नाम देते हैं। अब सिंपल एग्जांपल आप ऐसे समझें कि आप घर से आते हैं कॉलेज, अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आप मतलब नॉर्मल वे में जा रहे हैं। अगर आप कॉलेज जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग रिक्शे पे आ जाते हैं, बाइक पे आ जाते हैं, तो वो जो आपने रिक्शा यूज़ किया, आप देखें आप लोग पैदल आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 15 मिनट्स लगते हैं आने में। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते हैं, रिक्शा यूज़ कर लिया, बाइक यूज़ कर ली, तो आप 5 मिनट्स में यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो जो रिक्शा या बाइक था उसने क्या किया, आपका जो टाइम था उसको कम कर दिया। आपका जो एक प्रोसीजर था, जो एक आपने आपका एक टाइम कंजप्शन थी, उसको उसने सेव कर दिया। तो हमारे पास कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट एज अ बाइक या रिक्शे का काम कर रहे होते हैं। मतलब उन्होंने करना क्या है कि जो रिएक्शन 10 मिनट्स में कंप्लीट होना था, अगर आप उसके अंदर कैटलिस्ट को ऐड करेंगे, कैटलिस्ट का काम क्या होगा, वो रिएक्शन को स्पीड अप मूव कराएगा, ठीक है। 10 की बजाय 1, 2, 3 मिनट्स में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये रिएक्शन कैटलिस्ट का काम होता है। अब जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को तो स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन आपने उन कैटलिस्ट को प्रिपेयर भी करना होता है। अगर आप उनको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो कैटलिस्ट आपके प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ हो चुके हैं, तो आपको एज इम्प्योरिटी जो है वहाँ पे शो होंगे, आपका प्रोडक्ट फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट का जस्ट काम क्या होगा, सिर्फ इतना काम होता है कि उन्होंने रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है, टाइम कंजप्शन उन्होंने कम कर देनी है, ठीक है।
अब सबसे पहली चीज़ है हाइड्रोजनेशन। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे मेथड है अल्केन को प्रिपेयर करने का, इस मेथड को आप गौर से देखेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल पॉइंट्स की तरफ जाता हूँ। अभी मैंने बॉन्ड्स की बात की थी कि कुछ बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा और कुछ को हम नाम देते हैं पाई का। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें हमें इस सिग्मा और पाई बॉन्ड से जो है वास्ता पढ़ना है। अब सबसे पहले देखें सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा इसके आइडिया लेते हैं, आगे फिर हम अपने रिएक्शन की तरफ जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड आपके पास होता है, एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरे की हम बात करेंगे पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड का यहाँ पे बता देता हूँ। अब सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। सिग्मा बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे आप बता सकते हैं ऑर्बिटल्स ये अगर हेड टू हेड ओवरलैप करें तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देंगे। अब अगर यही जो ऑर्बिटल हैं पाई बॉन्ड के अंदर, अगर ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैप करते हैं, अगर पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देंगे पाई बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक एटम है, कोई भी एटम, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, अगर ये इस तरह से ओवरलैप कर लेते हैं, एक एटम, एक ऑर्बिटल एक एटम का, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने ओवरलैपिंग किस तरह से की है, इस तरह से, एक ऑर्बिटल ऐसे, ये दूसरा ऑर्बिटल, इन्होंने इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली ऐसे, ये फिक्स हो जाते हैं इस तरह से। जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का। ये जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं, ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, इनमें जो एरिया होता है वो शेयर हो जाता है दोनों ऑर्बिटल का, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरा जो इसके अंदर मेन डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फॉर एग्जांपल ये एक एटम था उसका न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, अब ये एक ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था ना। अब जब आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें जब ओवरलैपिंग हो चुकी है, इसमें अगर देखें ये एक न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस, आप यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक्सिस है, ठीक है, ये इसको मैंने डॉटेड में शो किया है, ये एक्सिस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आ रही है वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में है। मतलब हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेड टू हेड ओवरलैप में एक्सिस के ऊपर होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। अब पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास ऑर्बिटल है एक एटम का, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, इस तरह ये पैरेलल, इस तरह से ऑर्बिटल्स आते हैं एक दूसरे के सामने। अब इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरह से होती है, ये ऐसे ऐसे ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। अब इनके देखें, ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका जो है, जो एक्सिस था, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, एक्सिस के ऊपर, और एक्सिस के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, एक्सिस के ऊपर नहीं होती। अब ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो पाई बॉन्ड होता है इसको हम वीक बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड आपके पास जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी रीज़न हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के दरमियान में आ जाती है, एक्सिस के ऊपर आ जाती है, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन जब हम इसमें पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है, और यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजनेशन को। हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इस बात के ऊपर गौर करें, आपने कहा कि हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। किस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हमने बात की थी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब अल्कीन या अल्काइन, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब रिएक्टेंट आपके पास कौन सा होगा? अल्कीन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इथीन, मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, जितने मर्जी ले लें, लॉट ऑफ यहाँ पे जो है हम रिएक्टेंट ले सकते हैं। या फिर दूसरा क्या आ जाएगा? अल्काइन से रिलेटेड कंपाउंड्स आ जाएंगे। अल्काइन के अंदर क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, वो भी अनसैचुरेटेड है, और अल्कीन वाले भी क्या है? अनसैचुरेटेड। अब आप देखें, हमने कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में करनी है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, मतलब आपका रिएक्टेंट डबल बॉन्डेड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए, उसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है। किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। आप यहाँ पे कैटलिस्ट लाजमी यूज़ करेंगे जो रिएक्शन को स्पीडली मूव कराएगा और आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, हम इसका रिएक्शन अभी करते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे देखिए जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, इसमें 3 कैटलिस्ट जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें निकल, प्लेडियम एंड प्लैटिनियम। निकल का सैंबल क्या होता है? हम इसको Ni से डिनोट करते हैं। प्लेडियम का सैंबल होता है, इसको Pd से डिनोट किया जाता है। और प्लेटिनियम का जो सैंबल होता है उसको Pt, स्मॉल t से शो किया जाता है। ये हमारे पास कैटलिस्ट है। अब इनका वे ऑफ यूज़ जो है वो डिफरेंट है। उसकी रीज़न क्या होती है? अब देखें, जो आपके पास निकल है, निकल को अगर आप देखते हैं तो इसमें मैंने यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया है। अगर आपने रिएक्शन के अंदर निकल को यूज़ किया है ना, तो आपको टेम्परेचर कितना रेस करना पड़ेगा? उस जो मिक्सर आपके पास होगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे, उसको आपने 200 to 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको पहले हीट करेंगे, तब जाकर आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, ये जहाँ भी आप निकल इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे आपको टेम्परेचर ये मिलेगा। ठीक है ना, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। अब उसके साथ दूसरा क्या चीज़ है? प्लेडियम। और ये जो प्लेडियम है, इसके लिए प्लेडियम या प्लैटिनियम, ये दोनों जो कैटलिस्ट हैं, इनको भी हम यहाँ पे अपने रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे बड़ी आसानी से अपना रिएक्शन दे देते हैं। मतलब हमारे लिए ये तो बेनिफिट है ना कि हम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा, आपका रिएक्शन बड़ी आसानी से प्रोसीड हो रहा है। तो ये जो आपके पास 2 कैटलिस्ट हैं, ये 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बड़ी आसानी से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर जगह फिर इन दोनों को यूज़ करना चाहिए, निकल को तो इस्तेमाल ही ना करें। क्यों? क्योंकि निकल तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर मांग रहा है कि हम मुझे इतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये होता है जब हम इन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये कैटलिस्ट जो होते हैं वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। क्योंकि अगर आप लैब वर्क कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल यूज़ है आपका, फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री ने, उसका जो मालिक होता है, उसने उसको आगे सेल करना होता है। अगर आपने उस प्रोडक्ट को तैयार करने में उसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होगा। मतलब हम वो वेज यूज़ करेंगे जहाँ पे उसके ऊपर जो कंजप्शन है वो कम से कम है, जो प्रोडक्ट बने वो ज़्यादा अच्छा बने। ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन देखना है आपने। हाइड्रोजनेशन आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड H2CH2, मैं सबसे सिंपल फॉर्म ले रहा हूँ यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आ गया। मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा? अल्कीन से रिलेटेड कंपाउंड होगा जो कि अनसैचुरेटेड है। आपने इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपने ले लिया, आपने क्या करना है? इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है। आपने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ H2, मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। H2 का मतलब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन एटम हैं इस तरह से, जो कि आपस में एक बॉन्ड के जरिए अटैच हैं, जो कि कोवलेंट बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में पाया जा रहा है। H2, H और H आपस में अटैच हैं। और आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जहाँ भी आपको एक सिंगल बॉन्ड नजर आता है, उस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम का होगा। अब इसको हम कलेक्टिवली इस तरह से लिख सकते हैं H2 की फॉर्म में। अब जब हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आप यहाँ पे कैटलिस्ट का नाम लिखें। कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं निकल, Ni। जब आपने निकल कैटलिस्ट यूज़ किया तो आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? 200 to 300 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब जब आप टेम्परेचर देंगे, आप मैंने यहाँ पे बॉन्ड का बताया था, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। जैसे हम टेम्परेचर देंगे, कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, सबसे पहले ये 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जो कि पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक। तो पाई बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। अब देखें, जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ।
CH2 बॉन्ड CH2। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री कार्बन का। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन जो आपस में अटैच थे, ये बॉन्ड इसका दरमियान से ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो H इस तरह, तो H इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। अब ये एक H आके इस एक कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, देखें ये एक H और ये एक कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा CH3। आगे CH2 अभी तक मौजूद है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ आके इस तरह बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, तो बजाय CH2 के डॉट खत्म के एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। आपको इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि बॉन्ड टूटा, CH2 था, इसका एक बॉन्ड कम हुआ, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, CH3। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड आपने लगाया, साथ क्या आ जाएगा CH3। पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, आपके पास बनेगा CH3। ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सैचुरेटेड, जो कि अल्केन है। आपने अल्केन को तैयार करना था तो आपने अल्केन तैयार कर ली। इसका एक डिसएडवांटेज है कि इस हाइड्रोजनेशन के थ्रू आप मीथेन तैयार नहीं कर सकते। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। मीथेन कौन सा है, CH4। हम इस मेथड के थ्रू CH4 तैयार नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपके किसी में आपने ढूंढ के आना है कि हम ये CH4 जो है, CH4 जो कि मीथेन है, हम इस मेथड के थ्रू क्यों नहीं तैयार कर सकते, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस आप लिख लें। एक क्वेश्चन, इसका एक दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन का, इसको बोलते हैं स्वेटियर-सैंडर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके साथ जो है ये कैटलिस्ट जो है, एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, राइट द नेम्स ऑफ द कैटलिस्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें, राइट द नेम्स ऑफ द कैटलिस्ट विच आर यूज इन द हाइड्रोजनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा लास्ट भी इसके जो है इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजनेशन की, इसका एक मेन इंपॉर्टेंस जो है वो जो आपके पास आ जाता है, इसमें वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटलिस्ट, तो आपका ये जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ओके।